हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो अप्रैल 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर है और ये मैगज़ीन जो है मार्केट में आ चुकी है। तो जितने भी लोगों के आसपास में अगर ऐसी दुकानें हैं मैगज़ीन्स वगैरह की, तो आप ज़रूर से इस मैगज़ीन को ख़रीद लीजिए। मैगज़ीन को ख़रीदना भी फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि जब हम मैगज़ीन के ऊपर कोई काम की चीज़ को लिखेंगे और उसको याद करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर हमको याद होगा। तो इसलिए इस फिज़िकल फॉर्म में मैगज़ीन को ज़रूर से ख़रीद लीजिए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो है रिमोट एरिया में रहता है, काफ़ी दूर रहते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, तो 5-6 दिन बाद में ये मैगज़ीन जो है इसका PDF हम अपलोड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS एंड IAS पर। तो वहाँ जा कर के आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। अपना जो चैनल है स्टडी फॉर RS एंड IAS, वहाँ पर अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको जितनी भी मैगज़ीन्स हैं 2020 से लेकर के 2021 तक की, लेटेस्ट जो मार्च 2021 तक की हैं, उन सभी के PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। और मेरे द्वारा जो लिखे गए आर्टिकल्स हैं जो दैनिक जागरण, जनसत्ता जैसे अखबारों में प्रकाशित होते हैं, जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आ सकते हैं, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और UPSC RPSC से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी न्यूज़ होती हैं और जितने भी बुक्स हैं, वो सब हम वहाँ पर जो है आपको अपलोड करते हैं। तो वो भी आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। तो वो चैनल आपके काम का है, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारा इंस्टाग्राम ID है स्टडी फॉर RS एंड IAS, वहाँ मुझे लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है ही। और मेरा जो ईमेल ID है kanwarhitendra@gmail.com, वहाँ पर भी आप मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, जो भी नए व्यूवर्स जुड़ते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो कृपया जो पुराने लोग हैं वो बोर ना हो। अब जो है नेक्स्ट आज हम मैगज़ीन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल देखिए हमारे लिए क्या है। देखिए पहला आर्टिकल जो है वो व्यास सम्मान से संबंधित है। तो ये देखिए व्यास सम्मान जो है ये किसको देते हैं। ये सम्मान जो है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हिंदी साहित्य में, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हिंदी साहित्य में कोई उत्कृष्ट योगदान दिया हो, कोई बहुत ही शानदार कृति समाज को दी हो, उन लोगों को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है 1991 से दिया जा रहा है और के बिरला फाउंडेशन जो है इस पुरस्कार को देता है, ठीक है। और इस पुरस्कार में आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2020 का जो पुरस्कार है, आप ये फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है प्रोफेसर शरद पगारे। इनको जो ये पुरस्कार है ये दिया गया है, इनकी एक कृति है जिसका नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, उसके लिए ये पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो अब ये मैंने जो बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 4 लाख रुपए जो है पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। अब देखिए 2019 का जो पुरस्कार है ये एक लेखिका थी नासिरा शर्मा, उनको उनकी किताब थी कागज़ की नाव, उसके लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया था। पहला पुरस्कार किसको मिला था, तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी, ये कृति है किसकी है, रामविलास शर्मा जी की, उनको ये पुरस्कार इसके लिए दिया गया था। तो ये रहा व्यास सम्मान के बारे में न्यूज़। अब हम आगे चलते हैं, हमारा मासिक घटनाओं का सार संग्रह उसको पढ़ लेते हैं। देखिए मासिक घटनाओं का सार संग्रह हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक बार जो है ओवरव्यू मिल जाए पूरी मैगज़ीन का। बाकी यहाँ अगर मैं कोई चीज़ छोड़ भी दूँ तो ये आगे जो है जो डिटेल पोर्शन आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिदृश्य, वहाँ पर आपको ये सारी न्यूज़ जो है डिटेल में भी पढ़नी है। तो हम एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू हमारी मैगज़ीन का। तो देखिए सबसे पहला ये है कि हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, अब शिक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं, पहले ये जो मिनिस्ट्री थी उसको HRD यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था। अब इसको नई शिक्षा नीति के तहत जो है इसको बदल करके इसका नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, इन्होंने जो है 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में घोषित किया है। और यहाँ पर जो है एक जगह है जिसका नाम है वाइस रीगल लॉज दिल्ली विश्वविद्यालय, DU के अंदर वाइस रीगल लॉज नाम की जो जगह है, जहाँ पर जो भगत सिंह है और जो उनके साथ में अन्य क्रांतिकारी थे उनको उस तहखाने में रख करके जो है यातना दी गई थी। तो उस जगह को जो है वहाँ पर उन्होंने जो है उद्घाटन करके इसको जो है एक स्मारक के रूप में जो है घोषित किया है, वो स्मारक बनाया गया है और इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो शहीद दिवस है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्टियर्स डे, तो ये 2 मनाए जाते हैं। एक तो है 30 जनवरी को, ये तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी का शहीदी दिवस, और दूसरा है 23 मार्च को जब जो है शहीद भगत सिंह और उनके जो साथी थे सुखदेव और राजगुरु, उनको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। असेंबली में बम फोड़े थे उन्होंने, इसलिए उनके ऊपर ये केस चला था। हालांकि वो पूरा इतिहास का मैटर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एशिया का पहला जो ट्यूलिप गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है, एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप एक फ्लावर होता है और काफ़ी सुंदर फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है ये कहाँ पर है, हमारे भारत के श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ जो है इसको अभी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, ठीक है।
अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ट्यूलिप जो है ये स्टेट फ्लावर है, यानी कि राज्य पुष्प है कौन से देश का? तो ये किर्गिस्तान का राज्य पुष्प है, किर्गिस्तान। ठीक है। अच्छा, तो हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो ये आपको पता होगा, रोहिड़ा। ठीक है, देखा भी होगा किसी ने। रोहिड़ा जो है हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है। यहाँ नहीं दिखेगा, मारवाड़ साइड का जो एरियाज़ है वहाँ पर जो है ये रोहिड़ा पुष्प जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़ा गरीब सा फूल दिखता है देखने में तो हालांकि सुंदर दिखता है, अपने आप में सुंदर है, लेकिन अगर किसी को रोज़ पसंद है उसको रोहिड़ा दिखाएंगे तो उसको अजीब सा लगेगा। तो ये रोहिड़ा फ्लावर है। और एक चीज़ और कि रोहिड़ा जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखिए सीपरी रिपोर्ट। तो देखिए सीपरी रिपोर्ट किससे रिलेटेड होती है? तो ये हथियार जो होता है ना, वेपन्स, उसके आयात और निर्यात से संबंधित एक रिपोर्ट है, जिसमें बताया जाता है कि कौन से देश ने सबसे ज़्यादा आयात किया, कौन से सबसे कम आयात किया, किसने निर्यात ज़्यादा किया, किसने कम किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें पता होना चाहिए कि किसकी जो है वेपन क्षमता जो है, कौन सा देश अपनी वेपन क्षमता को बढ़ाना चाह रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कौन आ सकता है? भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है और यूएसए है। ऐसे देशों को ही इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं को ही आपस में एक दूसरे से खतरा है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर भारत जो है विश्व के प्रमुख हथियार निर्यातकों में से, निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर में से इसका स्थान कौन सा है? तो 24वां स्थान जो है वो भारत का है। ठीक है, इसको हालांकि हम आगे और पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, थोड़ा वेट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, विश्व के ऐसे कौन से 2 देश हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन, बनाने के लिए एक MOU को साइन किया है? अब ये क्या करेंगे? चंद्रमा पर अनुसंधान करने के लिए वहाँ पर एक लूनार स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये कौन से 2 देश हैं? तो ये है चाइना और रशिया। फिर हम चलते हैं, वर्ल्ड बैंक ने जो है अभी एक रिपोर्ट जारी की है जो कि महिला कारोबार और कानून के संबंध में है। इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया? इसमें कई चीज़ें हैं कि भाई महिलाओं को मोबिलिटी है कि नहीं, समान वेतन मिलता है कि नहीं, कई सारी चीज़ें, महिलाओं से संबंधित जितने प्रकार की समस्याएं हैं ना, उन सभी को स्टडी करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो निराशाजनक 123वीं स्थिति है। ठीक है, कुछ जो देखिए हाशिए पर होता है ना, जो लोग, जैसे महिलाएं हाशिए पर हैं, अभी भी हाशिए पर हैं। हाशिया का मतलब होता है मार्जिनलाइज सेक्शन है। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन कहेंगे, दिव्यांग जन जो हैं वो हाशिए पर हैं, और बच्चे जो हैं वो हाशिए पर हैं, उनको अपने कई राइट्स के बारे में नहीं पता होता है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। वृद्धजन जो हैं वो हाशिए पर हैं, और दलित समाज जो है वो हाशिए पर है। तो इनसे संबंधित अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई रिपोर्ट आती है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से अगर हम पढ़ लें तो हमारे निबंध लिखने में वो काम हमारे आ सकती है। अब नेक्स्ट देखिए, एक रिपोर्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का नाम है विश्व प्रसन्नता दिवस, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खुश कौन है? जहाँ पर सब चीज़ें सबको अवेलेबल हैं, जैसे कि फिनलैंड। ठीक है, आबादी कम, उसके बाद रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा, डेमोक्रेसी अपने चरम सीमा पर। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर जो है खुशहाली जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर देखिए, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ये RS में भी पूछा गया है। तो उस समय शायद 2013 में या 2012 में सवाल आया था कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो है उस समय का किसको दिया गया था। तो इस बार का जो गांधी शांति पुरस्कार है, ये शेख मुजीबुर रहमान जो है, जिनको बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। आप जानते हैं कि अभी बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया था, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो ये सही मौका था कि पुरस्कार भी वितरित कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजिकली चलती हैं। नेक्स्ट अब देखिए, जो हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 67 अभी जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? तो छिछोरे पिक्चर जो है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे इसको और पढ़ेंगे, किस किस एक्टर और हीरो हीरोइन को जो है अवार्ड मिला है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर आगे चलिए, किस देश के प्रधानमंत्री को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। आगे हम पुरस्कार सम्मान पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से और पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, ये एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी, ये क्या है? तो देखिए, ये ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है, और इस ट्रॉफी में भी भारत ने जो है इंग्लैंड को 3-1 से पराजित किया था। तो हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले। फिर देखिए, क्रिकेट से संबंधित एक और खबर कि जो हमारे भारतीय क्रिकेट के कप्तान हैं विराट कोहली, उन्होंने जो है 3000 रन बनाने वाले वो पहले जो है बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये इतने रन जो है वो बनाए हैं।
अब देखिए नेक्स्ट, 7वें फाजा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत ने इस बार जो है तीसरा पुरस्कार जीता है, ठीक है। और इसमें जो है UAE यानी दुबई के अंदर इस पुरस्कार का जो है आयोजन किया गया था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स है, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए थे और उसमें जम्मू कश्मीर ने ही पहला स्थान प्राप्त किया है। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं उन्होंने अभी नए जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको शपथ दिलाई है। राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य और नए जो CM बने हैं उनका नाम है तीरथ सिंह रावत, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अमेरिका की जो बाइडेन की सरकार है उन्होंने अपने व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय, ठीक है, व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो उनका है उसके अंदर एक भारतीय की नियुक्ति करी है। उस भारतीय का नाम क्या है? तो उस भारतीय का नाम है मामू वर्गीस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, अब देखिए जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है उसको कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो यही सवाल है अपने लिए। तो 3 मार्च को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही इस बार? तो इसकी थीम रही है वन आजीविका सतत लोग और ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए WCD मंत्रालय जिसको आप कहते हैं वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, इसने जो है 16 से लेकर के 31 मार्च 2021 को जो है पोषण पखवाड़ा के रूप में मनाने की जो है सिफारिश की है, ठीक है, कि पोषण पखवाड़ा के रूप में जो है इसको मनाया जाएगा। तो यहाँ से एक सवाल निकल करके आता है कि ये पोषण मिशन क्या है और कब जारी किया गया था? तो देखिए पोषण मिशन जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है। तो 8 मार्च और 2018, ये 8 है और यहाँ 18 है, ठीक है, इससे याद रह जाएगा। 8 मार्च 2018 को जो है प्रधानमंत्री जी ने हमारे राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से जो है इसको स्टार्ट किया था। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसमें ये लोग क्या कहते हैं कि जैसे चाइल्ड है यानी बच्चे हैं और महिलाएं हैं, महिलाओं में एनीमिया सबसे ज़्यादा होता है, खून की कमी, और बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी है? स्टंटिंग की। स्टंटिंग का मतलब होता है कि उनको हाइट नहीं बढ़ती, बौनापन रह जाता है। दूसरी उनमें जो समस्या आती है न्यूट्रिशन के कारण वो है उनका अंडरवेट होना या फिर ओवरवेट होना, ठीक है, अंडरवेट ज़्यादा होते हैं। और तीसरा होता है एनीमिया होना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे निपटने के लिए जो है इस पोषण अभियान को शुरू किया गया था। अब उसमें कई सारे लक्ष्य भी हैं कि 2% तक हम इसको कम कर देंगे। जैसे कि उन्होंने कहा है कि इन सारी परेशानियों को 38% से 25% तक हम जो है कम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पोषण मिशन का जो है लक्ष्य रखा गया था। तो पोषण मिशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। झुंझुनू से इसलिए स्टार्ट किया गया था कि झुंझुनू का सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम है राजस्थान में। फिर अब नेक्स्ट देखिए अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वें UN कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो क्योटो पे किया गया है। क्योटो कहाँ पर है? जापान में। फिर नेक्स्ट देखिए एक जनपद एक उत्पाद, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके तहत चयनित उत्पादों को बाजार में बढ़ावा देने के लिए यूपी की जो गवर्नमेंट है उसने किस महोत्सव का जो है आयोजन किया है? तो उस महोत्सव का नाम है काला नमक चावल महोत्सव, ठीक है। काला नमक आप जानते हैं रॉक सॉल्ट। फिर आइए नेक्स्ट पे, तो ये इसलिए जो है ये सर्व प्रिज्म, इसको आगे पढ़ेंगे। फिर है ग्राम उजाला कार्यक्रम। अब देखिए ग्राम उजाला कार्यक्रम क्या है? नाम से ही सिद्ध है, ग्राम यानी कि गांव, उजाला क्या मतलब क्या है? सस्ते रूप में हम जो है बिजली उपलब्ध कराएंगे यानी LED बल्ब वगैरह वगैरह। तो ये कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार ने भी स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नागपुर में एक नदी है जिस पर नागपुर का नाम पड़ा है, जिसका नाम है उस नदी का नाग नदी, ठीक है। इसमें जो है डोमेस्टिक वेस्ट और मल डालने से जो है नदी बहुत बुरी तरीके से खराब है। तो ये जो नदी है इसको साफ करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत इसमें जो है कार्य किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए फ्रांस द्वारा अपना पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास कहाँ पर है? अंतरिक्ष में, स्पेस के अंदर। तो आने वाला जो समय है आप सभी जानते हैं कि ये जो आने वाला टाइम है ये अब स्पेस वॉर्स का टाइम आएगा, ठीक है। अब जो है आमने सामने नहीं लड़ेंगे, वो क्या करेंगे? आपकी सैटेलाइट को ही काट देंगे, सैटेलाइट ही हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। सैटेलाइट पे अटैक करेंगे तो वैसे देश जो है एक तरीके से हैंडीकैप हो जाएगा, क्योंकि हमें आगे की सूचनाएँ नहीं मिल पाएगी। सूचनाएँ नहीं मिल पाएगी तो देश जो है वैसे ही किसी के सामने लड़ाई नहीं कर पाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो स्पेस वॉर है इसके अंदर जो फ्रांस है उसने भी जो है अपना पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास जो है भी संपन्न किया है, ठीक है। तो इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? एस्टर एक्स, ठीक। नेक्स्ट देखिए जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है उसको बनाया है। उस कंप्यूटर का नाम है, क्या नाम है? फुगाकू कंप्यूटर, ठीक है। वही लोग बना सकते हैं ऐसा कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट देखिए विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ये कहाँ पर है अभी? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, NTPC वगैरह में तो आ ही सकते हैं। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है पूरे वर्ल्ड का, जो कि सी लेवल से भी जो है करीबन 360 मीटर ऊंचा है, तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर के जो रियासी इलाका है उस पर बनाया गया है। और किस नदी पर है? चेनाब नदी पर, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आप देखिए कि एक संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है निसार। तो निसार क्या है, एक तरीके का रेडार है, ठीक है। ये रेडार क्या करेगा, जो पृथ्वी है यानी हमारी जो अर्थ है उसमें ऑब्जर्वेशंस करेगा कि भाई पृथ्वी के ऊपर जो है भूकंप आ रहे हैं, सुनामियाँ आ रही हैं, तो उसका पहले ही हम जो है उसका विश्लेषण कर पाएँ, उसके लिए जो है निसार प्रोजेक्ट है। किस किस के साथ में किया गया है, तो देखिए नासा और इसरो ने मिलकर के जो है इस निसार प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया है। फिर देखिए ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली वाली क्रोनोलॉजी में कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो है इंडिया एट 75 नाम का जो है महोत्सव मनाया जाएगा, जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। इसको जो है 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक जो है मनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। इसमें जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शहरों की श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, तो बेंगलुरु को जो है शीर्ष स्थान दिया गया है। ये आगे हम पढ़ेंगे। फिर देखिए एक स्विस संस्था है जिसका नाम है IQR। इसने जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट दी है अपनी, ठीक है। जैसे एक तो हमारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता रिपोर्ट होती है जिसके अंदर तो वो कई सारे हैं उसमें कि भाई रेड आता है, ऑरेंज आता है, तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ऐसा करके ही एक रिपोर्ट विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट भी है, और इसमें इन्होंने कहा है कि सबसे प्रदूषित राजधानी पूरे वर्ल्ड में कौन सी है, दिल्ली, ठीक है। बड़े बायस हैं ये लोग, दिल्ली को ही इन्होंने सबसे प्रदूषित दे दिया है वैसे। अब देखिए नेक्स्ट है हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य युद्धपोत व व्यापारिक पोत की पहचान कर सकने में सक्षम, कि भाई सैन्य युद्धपोत कौन सा है और व्यापारिक युद्धपोत जो है वो कौन सा है, शिप कौन सा है। उसके लिए DRDO ने जो है एक उपग्रह विकसित किया है, यानी सैटेलाइट विकसित किया है जो पता लगा लेगा कि ये मिलिट्री शिप है या फिर कोई ट्रेड करने वाला शिप है, ठीक है। तो उस उपग्रह का जो है लॉन्च किया गया है। उस उपग्रह का नाम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसका नाम है सिंधु नेत्र, ठीक है। सिंधु का मतलब होता है ओशन और नेत्र का मतलब होता है आँखें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर। तो नेक्स्ट अब जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। हमने ओवरव्यू तो ले ही लिया है लगभग सभी चीज़ों का। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रिपोर्ट है सीपरी रिपोर्ट। सीपरी रिपोर्ट हम हर बार जब भी क्रोनोलॉजी मैगजीन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इस रिपोर्ट को पढ़ते ही हैं। तो इस रिपोर्ट के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सीपरी रिपोर्ट जो है स्वीडन की एक संस्था है, उसके द्वारा एक स्वीडन का थिंक टैंक है, ठीक है। तो वो जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 2011 से 2015 में और अभी जो 2016 से 2020 तक में 1/3 लगभग 1/3 यानी 33% जो है हथियारों के आयात निर्यात में कमी आई है, ठीक है। यानी भारत जो हथियारों का आयात करता है उसके अंदर जो है कमी आई है। तो देखिए सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात कौन करता है, कौन सबसे ज़्यादा हथियार जो है जिसके पास में है, तो वो जो है सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया के बाद में इंडिया है। सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात जो है वो हम ही करते हैं, यानी इम्पोर्ट हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता देश कौन है, तो देखिए 2011 से 2015 या 2016 से 2020 के दौरान अगर देखा जाए तो रशिया जो है सबसे ज़्यादा हथियारों का आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन कौन से हैं। तो देखिए अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी और चाइना है। ये सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। आयात कौन कौन करता है, तो सऊदी अरेबिया है, भारत है, फिर मिस्र है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर चीन है, ठीक है। अगर कोई पूछ ही ले ये लाइन तो मिस्र तो कोई सोचेगा भी नहीं। तो सऊदी अरेबिया के बाद में भारत है और भारत के बाद में मिस्र है, फिर चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया और चाइना का नंबर आता है, ठीक है। अगर निर्यात की बात की जाए तो हम जो है 24वें सबसे बढ़िया निर्यातक देश जो है वो बने हुए हैं। हम भी तो देते ही होंगे ना भाई किसी अदर राष्ट्रों को, जो छोटे राष्ट्र हैं जैसे बुरुंडी, रवांडा जैसे राष्ट्र हैं, तो वहाँ हम निर्यात तो कर ही सकते हैं। खैर अब देखिए नेक्स्ट है क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन। ये जो क्वाड है जिसको इंग्लिश में जो कहा गया है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। इसके ऊपर UPSC ने 2020 वाला जो मेंस का पेपर है उसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। इसके महत्व के ऊपर जो है सवाल पूछा है। तो ये RPSC में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मेंस के ऊपर जो है आपसे सवाल पूछ लिया जाए। देखिए एक चीज़ होती है कि UPSC के अंदर जो पेपर आता है, हालांकि आप UPSC का एग्जाम नहीं देने जा रहे, आपको RPSC का या अदर PCS का एग्जाम देना है, लेकिन अब फिर भी UPSC का प्रीलिम्स का और मेंस का पेपर देखिए। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट
चैप्टर्स हैं उनका द्वार खुल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे क्वाड के महत्व के ऊपर पूछ लिया है, तो क्वाड पे हो सकता है कि आरएस प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन पूछ ले या फिर मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन बना करके आपको आईआर के अंदर वो लोग दे दे। तो इसीलिए जो है इस तरीके की जो चीज़ होती है उसके लिए आप यूपीएससी का पेपर जो होता है उसको भी देखा कीजिए। भले ही आपको आंसर ना आए लेकिन आप उसको देखिए, उससे आपको जो है जितनी भी करंट की जो न्यूज़ है वो आपको पता रहेगी कि इस पे सवाल बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है जो क्वाड के जो नेता है, क्वाड के अंदर आप जानते हैं 4 राष्ट्र हैं। कौन कौन से 4 राष्ट्र हैं इसके अंदर? क्वाड का मतलब ही होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही क्या होता है? 4। तो देखिए एक तो है यूएसए अपना, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक जापान है और एक भारत है, इंडिया है, ठीक है। ये इसमें इस समूह के अंदर शामिल है। इनका मेन उद्देश्य ये था कि चाइना जो है, चाइना उस समय काफ़ी जो है पावरफुल बन रहा था और एशिया के अंदर अपनी दादागिरी दिखा रहा था, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो है ये एक सैन्य संगठन इन लोगों ने बनाया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो राष्ट्र हैं वो मैंने बता ही दिए हैं। तो देखिए इसका पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है अभी इन्होंने स्थापित जो है पहला शिखर सम्मेलन जो है, शिखर सम्मेलन का मतलब क्या होता है? समिट। समिट का मतलब जहाँ पर राष्ट्र के जो शीर्ष नेता है वो शामिल होते हैं उसको बोलते हैं समिट, ठीक है। तो क्वाड के इस पहले शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक हित के विभिन्न मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत, जिसको इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो कहते हैं, उसमें मुक्त, स्वतंत्र और समावेशी बनाए रखने के लिए सहयोग के लिए व्यापारिक क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जो अभी विचार विमर्श किया गया है। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये हमको पता होना चाहिए, लेकिन क्वाड क्या है, ठीक है। फिर देखिए सम्मेलन में जो है वर्ष 2021 के अंत में इन पर्सन शिखर सम्मेलन बुलाने के लिए जो है निर्णय लिया है और अमेरिका कोविड वैक्सीन के वितरण के लिए इस वैक्सीन का निर्माण भारत में किया जाएगा तथा भारत इस पहल के तहत 2022 के अंत तक 1 बिलियन वैक्सीन का निर्माण और करेगा और इसके लिए वित्त पोषण जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा जो है वो किया जाएगा। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है हम वैक्सीन ले लो योजना चला देंगे, यानी कि वैक्सीन देंगे सबको। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा गया है, ठीक है। इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी जो है इंटरव्यू में पूछा गया है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी और हार्ड डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं। अभी जो आरएस का इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी है उन्होंने कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी का क्या अर्थ है। तो देखिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सीधा सा अर्थ ये होता है कि जब किसी देश से हमारे जो है कुछ ना कुछ संवाद का रास्ता ओपन हो। कैसा संवाद? जैसे कि मान लीजिए भारत और चाइना के बीच में संवाद अगर आपको करना हो, बातचीत शुरू करनी हो, तो कैसे करेंगे आप? हमारे यहाँ का जो धर्म है, बौद्ध धर्म जो है वो जो है कॉमन है। उसके अलावा जो हमारी मूवीज़ है वो वहाँ पर काफ़ी चलती है, वहाँ की मूवीज़ यहाँ ज़्यादा चलती हैं, तो वो हमारे पास संवाद का एक रास्ता है। उसके अलावा हमारे दिल्ली के अंदर जो है एक चाइना टाउन भी है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है इनको जो है सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत लाया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर इस बार इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या होती है। तो यहाँ पर एक वैक्सीन डिप्लोमेसी आपको देखने को मिल रही है, ये भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का ही पार्ट है, ठीक है। फिर देखिए इस सम्मेलन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हांगकांग, ताइवान स्ट्रेट, सेंकाकू और अमेरिका ने चीन के साइबर अटैक पर भी चर्चा की है। देखिए पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है, ठीक है, POK के साथ में, वो जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, LOC। चाइना के साथ में जो है अक्साई चीन की तरफ लगती है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो इन पर भी चर्चा की है। अब देखिए ये जो 4 देशों का समूह है ये एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, ठीक है, और इसे जो है जापान के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जी, उनकी पहल पर 2007 में जो है इसको शुरू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ठीक है, इसको बनाने का जो है प्रस्ताव किया गया है। मंत्रिमंडल जो है उसने भी इसको मंजूरी दी है। स्वास्थ्य पे खर्च करने के लिए एक अलग से ही इन्होंने फंड बनाया है, ठीक है। अलग से फंड क्यों बनाते हैं? तो देखिए अलग से फंड इसलिए बनाते हैं कि मान लीजिए बजट में कोई घोषणापन करें। अब आपने जो है किसी चीज़ को खरीदने के लिए बजट अलॉट किया था 1 साल पहले, अब अभी आपको कोई दूसरी चीज़ दिख गई है खरीदने के लिए, तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे? वापस बजट का इंतज़ार थोड़ी ना करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ऐसा फंड बनाने से क्या होता है कि अगर कोई योजना चलानी हो तो उसको इस फंड के द्वारा जो है आप समर्थित कर सकते हैं। अब ये फंड में पैसा कहाँ से आएगा? तो इस फंड में पैसा आएगा जो हम शिक्षा कर देते हैं, सेस, उपकर जिसको बोलते हैं, उपकर, ठीक है। आपको पता है उपकर का और सेस और सरचार्ज का जो पैसा है वो आपके CFI यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर नहीं जाता है। इसका जो फंड है ये अलग होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा और प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि के अंतर्गत जो है इसको रखा जाएगा। और ये जो है देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है इसको वित्त अधिनियम 2007 के सेक्शन 136B के तहत लिए जाने वाले जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर है, आपका हेल्थ और एजुकेशन सेस है, उसके पैसों से जो है इसको बनाया जाएगा,
ठीक है। फिर कई सारी जगह पे अपना खर्चा तो बहुत है, खर्चा तो इतना ज़्यादा है स्वास्थ्य और शिक्षा में कि जितना करेंगे उतना कम है। तो देखिए आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इन योजनाओं के अंदर जो है इस पैसे को खर्च किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं भारत जो है फिलीपींस को जो है, फिलीपींस आप जानते हैं कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी आप बताएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो भी कहाँ पर स्थित है, जो है फिलीपींस की राजधानी में स्थित है। तो वो आप मुझे बताएंगे कि फिलीपींस की राजधानी क्या है। तो देखिए भारत और फिलीपींस के मध्य रक्षा उपकरणों को लेकर, आपूर्ति को लेकर के एक समझौता हुआ है। तो फिलीपींस तो कुछ देने से रहा, तो भारत ही दे रहा होगा। तो भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको देने के लिए जो है उसने एक जो है समझौता किया है। ब्रह्मोस के बारे में आप जानते ही हैं कि ब्रह्मोस को जो है पनडुब्बी हो, चाहे जहाज हो, चाहे विमान हो, चाहे भूमि हो, सभी प्लेटफॉर्म से जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को हमने भी जो है रशिया के साथ मिलकर के बनाया था, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मोस है। उनकी तो मोसावा नदी और हमारे यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी, इनके नाम से मिलकर के इसका नाम बना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं भारत और फ्रांस के बीच जो है नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में MOU साइन हुआ है। नवीनीकरण ऊर्जा क्या होती है? अक्षय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा है, तो आपकी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, थर्मल एनर्जी है, ये सारी जो है सौर ऊर्जाएँ होती, सॉरी नवीनीकरण ऊर्जा होती है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। इसके क्षेत्र में हमने एक MOU साइन किया है और इस समझौते के तहत क्या होगा, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। और भारत का टारगेट क्या है, ये काम का है, इसलिए मैंने आर्टिकल पढ़ा है आपको। भारत का 2030 तक 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा से जो है ऊर्जा स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आपको लिखना हो कि भारत के नवीनीकरण ऊर्जा पे अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि लक्ष्य कितना है हमारा, 450 गीगावाट का लक्ष्य है। कब तक का? 2030 तक का, ठीक है। अब एक चीज़ और कि आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इस सोलर अलायंस को मैं पढ़ा चुकी हूँ, 2015 के अंदर इसको बनाया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये पहला ऐसा हेडक्वार्टर है, कोई अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है जो कि भारत में बनाया गया। तो ये हेडक्वार्टर बना है गुरुग्राम में, ठीक है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बना है। आगे हालांकि इसकी न्यूज़ और भी आएगी डिटेल में कि भाई इसको जो है फ्रांसिस होलांद और भारत के जो प्रधानमंत्री, उन दोनों ने मिलकर के जो है इसको बनाया था। अब इसके अंदर और भी एक नया देश जुड़ा है, वो आगे पढ़ेंगे हम। अब देखिए रशिया और चाइना ने, वो इटली इसलिए मुंह से निकल गया, इटली जुड़ा है इसके अंदर। अब देखिए रशिया और चाइना ने जो है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इंटरनेशनल लूनार रिसर्च सेंटर जो है उसकी स्थापना की है। तो चाइना का जो है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और रशिया का जो है रॉसकॉमॉस। रॉसकॉमॉस का मतलब क्या होता है? वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी। और क्या मतलब होता है? तो उन दोनों ने मिलकर जो है ये चंद्रमा की ऑर्बिट पर जो है ये चक्कर काटने के लिए एक सैटेलाइट जो है उसका एक जो स्पेस स्टेशन है, लूनार स्टेशन है, उसका निर्माण किया है। इससे क्या होगा कि इससे जो है दोनों देशों के बीच में अनुसंधान स्टेशन योजना में डिज़ाइन, विकास, संचालन में एक दूसरे को जो है सहयोग दिया जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है अब हमारे लिए, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो रॉसकॉमॉस लिखा है, ठीक है, रशिया के अंदर जो होता है, अपन बोलते हैं एस्ट्रोनॉट बोलते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले वो लोग बोलते हैं कॉस्मोनॉट, ठीक है। तो ये थोड़ा लैंग्वेज वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारे लिए जो न्यूज़ है वो है निसार के ऊपर। निसार अभी हमने पढ़ा था। तो देखिए निसार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है UPSC में भी और RPSC में भी। निसार से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। यह निसार जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए इसरो और नासा के द्वारा एक रडार बनाया जाएगा, ठीक है। और ये रडार क्या करेगा? आपकी जो पृथ्वी है यानी अर्थ जो है उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन के तहत जो है ये कार्य करेगा और ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की जो फोटोज़ है वो भेजेगा हमको। इससे क्या होगा कि देखिए पृथ्वी की सतह में 1 सेंटीमीटर से कम के परिवर्तन को मापने के लिए 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों S बैंड और L बैंड का उपयोग करने वाला ये पहला उपग्रह मिशन होगा, ठीक है। UPSC में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेटमेंट वो डायरेक्टली दे देंगे। UPSC का पैटर्न क्या होता है? एक स्टेटमेंट दिया, दूसरा स्टेटमेंट दिया, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट। तो अब वो ऑप्शन देंगे, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, चारों सही या चारों गलत। तो उसमें से एक जो है ऑप्शन जो है वो इस तरीके से आ सकता है। तो ये टेक्निकल ऑप्शन है, आपको याद रखना चाहिए। फिर देखिए यह मिशन आंध्र प्रदेश में जो हमारा श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट है वहाँ से इसको 2022 में लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन से बर्फ़ की चादर ढहने, यानी कि जो अवलांच जिसको आप कहते हैं, बर्फ़ जो ढह जाती है उसको अवलांच कहते हैं। तो बर्फ़ की चादर ढहने, पारिस्थितिकी तंत्र की गड़बड़ी के साथ ही भूकंप, ज्वालामुखी से भूस्खलन, सुनामी जैसे सभी प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अत्यधिक जटिल प्रक्रियाओं के निराकरण का साधन जो है ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
अब देखिए, निसार को विकसित करने व लॉन्च करने के लिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत की इसरो के मध्य एक समझौता जो है कब साइन हुआ था? 2014 में। लॉन्च कब करेंगे इसको? 2022 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको हम याद रखेंगे क्योंकि इसके आंकड़े जो है वो रिलायबल आंकड़े हैं। इस रिपोर्ट का नाम है वुमेन बिजनेस एंड लॉ, महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? 190 अर्थव्यवस्थाओं को जो है कुछ सूचकांकों पे, सूचकांक मैंने अभी आपको बताए थे कौन कौन से। भाई महिलाओं के साथ क्या क्या है? मोबिलिटी का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह आवागमन उनका कितना सुगम है। फिर वर्क प्लेस देख लीजिए, पे, मैरिज, पितृत्व, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट, पेंशन, ये जो 8 सूचकांक है उस पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और इसमें कहा गया है कि सिर्फ 190 में से 10 ही देश ऐसे हैं जो महिलाओं को आंदोलन और बोलने की आज़ादी के साथ साथ समान काम, समान वेतन का अधिकार देने के साथ ही शादी करने, बच्चे पैदा करने, कारोबार चुनने का अधिकार भी देते हैं। यानी कि 10 ही ऐसे विकसित जो है अर्थव्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं जहां पर के इन सभी सूचकांकों में वो टॉप कर रही हैं। ठीक है, तो अब ऐसा हमारा देश तो हो नहीं सकता, तो ऐसी देश कौन से हैं? यानी कि 100 का स्कोर पाने वाले कौन से देश हैं? तो बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है और आइसलैंड है, आयरलैंड है, लैटविया है, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल और स्वीडन। ये ऐसे देश हैं जो कि काफ़ी जो है उच्च स्थिति में बने हुए हैं। भारत का स्कोर देख लेते हैं, तो 123वें स्थान पर जो है वो भारत है। फिर आप देखते हैं रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी राज्य जो हैं उनकी स्थिति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि ये। अब देखिए इसमें जो है, हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? ये मैं इसलिए कह रही हूँ, 2015 में अंदर यूपीएससी में क्वेश्चन था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड बैंक उसका आंसर था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें देखिए जो टॉप स्थान है, सबसे ज़्यादा खुश कौन है? फिनलैंड। और हमारा स्थान कौन सा है? 139। अब इसमें कई सारे मूल्यांकन के पैमाने हैं, 3 संकेतक इन्होंने दे रखे हैं मुख्यतः। जीवन का मूल्यांकन, सकारात्मक मनोभाव और नकारात्मक मनोभाव, इनको लेकर के जो है ये लोग जो है नंबर देते हैं। और उस नंबर के अंदर फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, तो देखिए फिनलैंड, स्वीडन और जो है ये जो है नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ये जो है स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। ये आपको लगभग जो है हर कोई भी रिपोर्ट आती है उसके अंदर टॉप पे दिखेंगे, कहीं ना कहीं इनमें जो है टॉप आता ही है। तो अब देखिए नेक्स्ट है, भारत का स्थान देख लिया। जो पड़ोसी राज्य वो हमसे ज़्यादा खुश हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, 1-2 को छोड़ के, जैसे म्यांमार, श्रीलंका को छोड़ के। फिर है नेक्स्ट हमारी जो खबर है वो है, देखिए ये जो मैंने आपको अभी बताया था, इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल। मैंने बताया था आपको कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसके अंदर अभी नया देश शामिल हुआ है जिसका नाम है इटली। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 15 जुलाई 2020 से लागू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के ISA में शामिल होने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया है। और ये जो संगठन है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 2015 में शुरू हुआ था। फ्रांसोस होलांद और जो है भारत के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इसको जो है एस्टेब्लिश किया था। फिर देखिए एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है, ये काम की हो सकती है, CDRAI क्या है? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कई देशों के साथ में जो है गठबंधन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरे देश की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपको पता होगा कि कहीं पर भी भूकंप आता है तो जापान के जो लोग हैं, जो रिसर्च स्टूडेंट है, वो सबसे पहले वहाँ पर जाकर पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो वो लोग उसकी स्टडी करते हैं बाकायदा कि यहाँ पर जो इस क्षेत्र में भूकंप आया है वो किस प्रकार से आया है और भूकंप से हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है कैसे निपट सकते हैं। इसीलिए जापान काफ़ी टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस है। तो वही यहाँ देख सकते हैं आप कि यूरोपीय संघ भारत के CDRAI में जो है वो शामिल हुआ है। यूरोपीय संघ के अंदर यानी यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देश हैं। ठीक है, तो ये भारत का जो CDRAI है उसके अंदर ये शामिल हुआ है। और CDRAI पहल की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के अंदर 2019 के अंदर जो है इसको किया था उन्होंने स्टार्ट। ठीक है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं ताकि ये जो है इनका लक्ष्य सतत विकास का समर्थन करते हुए जलवायु और आपदा जोखिम हेतु नए और वर्तमान लचीले बुनियादी ढांचा प्रणालियों को जो है वो बढ़ावा देना है। ठीक है, नई हम जो है टेक्निक को जो है इस्तेमाल कर पाएँ, ये इनका जो है लक्ष्य होता है। ये डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट क्या है? तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि ये जो है यूरोपीय आयोग, जो यूरोपियन कमीशन है, उनके द्वारा इसको जारी किया गया है कि भाई जो लोग जिनको कोविड नहीं है या जिनकी जांच हो चुकी है और नेगेटिव रिपोर्ट आई है या किसी को हुई भी थी तो वो रिकवर हो चुका है, ऐसा सर्टिफिकेट लेके आपको घूमना है ताकि आपको जो है
ऐसा सर्टिफिकेट लेकर के आपको जो है बताना है लोगों को, जो सरकारी संस्थान वगैरह है, ताकि आपका जो है पता चल सके कि आपको कोविड नहीं था। फिर राउंड अप में देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीरिया में रासायनिक हथियार क्या होते हैं? केमिकल वेपन्स, जैसे मस्टर्ड गैस हो गई, ठीक है, ये आपको केमिकल वेपन्स आपको आरएस के सिलेबस में भी, आप साइंस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, आपको केमिकल वेपन्स पढ़ने पड़ेंगे वहाँ पे। तो देखिए, भारत में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सीरिया में रासायनिक हथियारों के कथित उपयोग के उद्देश्यपूर्ण जाँच से जो है आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सीरिया में रासायनिक हथियारों के विनाश से संबंधित गतिविधियों के लिए OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन ट्रस्ट फंड को $1 मिलियन जो है वो प्रदान किए हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है FATF, इसके बारे में तो मैंने कई बार बता दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, आप बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कब है, कहाँ पर है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो इसने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। आप जानते हैं कि ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता, मैंने पहले ही बताया था कि ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर कोई घर में बच्चा बिल्कुल शैतान होता है तो उसको घर से निकाल नहीं सकते आप। अगर आप उसको निकालेंगे तो आप एक सामाजिक उत्कंठक व्यक्ति को पैदा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं होंगे या आगे ही ऑलरेडी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो अपराध की दुनिया में जाएगा। वैसे ही पड़ोसी देशों के साथ होता है। अगर आप ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो उसको किसी भी देश के से जो है फंड प्राप्त नहीं होगा, कहीं से भी उसको समर्थन नहीं मिलेगा। तो आतंकवाद उसमें घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज उसके पास में बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है ग्रे लिस्ट में जो है इसको रखा गया है अभी भी, और समय दिया गया है अपने यहाँ की चीज़ों को सुधारने का। फिर देखिए, स्पेन की संसद ने इच्छा मृत्यु, जिसको आप यूथेनेशिया कहते हैं, इसको वैध बनाने वाला कानून जो है उसको पारित किया है। इस प्रकार स्पेन उन कुछ राष्ट्रों में से एक बन गया है जो गंभीर रूप से जो बीमार लोग होते हैं उनको जीवन समाप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। तो देखिए, भारत के अंदर भी जो है यूथेनेशिया तो है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया है, ठीक है, एक्टिव यूथेनेशिया नहीं है, पैसिव यूथेनेशिया को जो है अनुमति मिली हुई है। फिर भी इस पे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिबेट चलता है कि क्या जो जीने का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार भी शामिल है या नहीं है, तो ये डिबेटेबल इशू है। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। तो देखिए, राष्ट्रीय परिदृश्य जो है इसको हम कल जो है कंप्लीट करेंगे। और जो लास्ट जो हमारी मैगजीन थी मार्च वाली, उसके अंदर हमने पुरस्कार और सम्मान वाला और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो नहीं किया था। उस पोर्शन को जो है आप चिंता मत कीजिए, उसको हम जो है उस पोर्शन को भी हम जो है इसी मैगजीन के साथ में जो है कवर अप कर लेंगे। अभी देखिए, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे देने की घोषणा की है? तो ये आप जानते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक है, उनको ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। फिर आप देखिए, एक क्वेश्चन और है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत को 149 देशों की सूची में से कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर अब आप हमें बताएंगे। फिर नेक्स्ट है आपके लिए, क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण जो है 12 मार्च 2021 को जो है आयोजित किया गया है? यहाँ आंसर मत देखिएगा आप, ठीक है, तो ये भी आंसर आप दे सकते हैं यहाँ पर। फिर है अपने फिर नेक्स्ट, फिर तो कोई ऐसा है नहीं क्वेश्चन, आगे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये कुछ लास्ट वाला जो पेज है उसके क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम जो है राष्ट्रीय परिदृश्य को, और उसके बाद पहले हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य। फिर हम, क्योंकि अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन जो है इतना कोई खास नहीं है इस बार में, तो पहले ये 2 पोर्शन पढ़ लेंगे और फिर लास्ट के अंदर जो है नेक्स्ट पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मैगजीन को पढ़ सकें। और मैगजीन के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ दिनों बाद में हम इसको वहाँ पर अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।